नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम BA 5th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 6 देखेंगे, जो कि है NGO और अन्य विकास कार्यक्रम। यूनिट नंबर 6, इसमें आपको क्या पढ़ना है? NGO और अन्य विकास कार्यक्रम। इसमें आपको NGO के बारे में पढ़ना है तथा NGO के द्वारा जो जो भी विकास कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम NGO के बारे में देखते हैं। NGO क्या होता है? यह एक गैर सरकारी संगठन होता है तथा इसका फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NGO का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में अशासकीय संस्था भी कहते हैं। NGO सरकार से स्वतंत्र रूप से बने संगठन होते हैं। ये आमतौर पर गैर लाभकारी संस्थाएं होते हैं तथा NGO का उद्देश्य जो होता है वो समाज की सेवा करना और परेशानी पर मौजूद लोगों की मदद करना होता है। ये संस्थाएं लोगों का दुख दर्द दूर करके निर्धनों के हितों के लिए संवर्धन करने तथा पर्यावरण की सुरक्षा करने तथा बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने और सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां चलाती हैं। आगे हम देखते हैं NGO की भूमिका। NGO की क्या भूमिका होती है? अंतर्राष्ट्रीय विकास, मानवीय राहत और परोपकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है इसका। पहले लोगों का दुख दर्द दूर करना तथा निर्धनों के हितों का संवर्धन करना, पर्यावरण की रक्षा करना, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करना तथा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां चलाना। इतना जो होता है ये NGO की भूमिका होती है। उसके बाद देखते हैं भारत में NGO के प्रकार। इतने प्रकार होते हैं भारत में, 7 प्रकार के होते हैं। धर्मार्थ अभिन्यास, सेवा अभिन्यास तथा सहभागी अभिन्यास। संचालन के स्तर के आधार पर शहर से जुड़े संगठन, राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। इतने प्रकार के NGO होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सामुदायिक सेवाएं, जो NGO के द्वारा सामुदायिक सेवाएं प्रदान की जाती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा होता है। आगे देखते हैं यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका संविधान 4 नवंबर 1946 को लागू हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में है। उसके बाद इसका उद्देश्य देखते हैं। इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। पहला उद्देश्य क्या है? शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। अगला है शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। उसके बाद आगे देखते हैं यूनेस्को ने 2010 में खतरे में विश्व भाषाओं का यूनेस्को एटलस जारी किया था। इसमें दुनिया भर की करीब 2500 लुप्त प्राय भाषाओं की सूची है। इस तरीके से आपने यूनेस्को के बारे में देखा। अब अगला टॉपिक देखते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं UNDP। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और हिंदी में इसका अर्थ है संयुक्त राष्ट्र विकास संघ। यह संयुक्त विकास का वैश्विक विकास नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे इसके बारे में देखते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका काम देशों की गरीबी खत्म करने और सतत आर्थिक विकास, और सतत मतलब होता है लगातार, आर्थिक विकास और मानव विकास हासिल करने में मदद करता है। यह दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में स्थानीय क्षमता विकसित करने पर जोर देता है। इसका महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो क्या होता है कि लगातार आर्थिक विकास और मानव विकास हासिल करने में मदद करता है। आगे देखते हैं। यह दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में स्थानीय क्षमता विकसित करने पर जोर देता है। आगे देखते हैं। यह सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदस्य देशों की सहायता करता है और वैश्विक विकास को बढ़ावा भी देता है। यह लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है। यह गरीबी उन्मूलन,
असमानताओं और बहिष्कार को कम करने तथा लचीलापन बनाने में मदद करता है। इस तरीके से यूएनडीपी के बारे में आपने इसका फुल फॉर्म देखा तथा हिंदी में अर्थ देखा तथा इसका उद्देश्य देखा कि यह किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। उसके बाद अगला देखते हैं CRY। इसको मिला के पढ़ेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा क्राई। ठीक है, CRY का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड राइट्स एंड यू। यह भारत का एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मकसद भारत के वंचित बच्चों के बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित करना है। बच्चों के बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित करना है तथा उनका अधिकार उन्हें प्राप्त कराना है। आगे देखते हैं CRY बाल कुपोषण को दर को कम करने की दिशा में भी काम करता है। यह और एक दिशा में कार्य करता है, वह क्या है कि बाल कुपोषण की दर को कम करना। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दे में उनकी आवाज़ को पहुंचाना जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्राई की स्थापना 1979 में रिप्पन कपूर ने की थी। इसकी स्थापना कब और किसने की थी? रिप्पन कपूर ने कब की थी? 1979 में। उसके बाद अगला देखते हैं हेल्प एज इन इंडिया। अगला क्या है? प्रोग्राम हेल्प एज इन इंडिया। इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या होता है। हेल्प एज इन इंडिया भारत का एक गैर लाभकारी संगठन है। यह संगठन 1978 में बना था तथा यह संगठन बुजुर्गों की चिंताओं पर ध्यान देता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बुजुर्गों के लिए होता है और वृद्धावस्था से जुड़ी पहलों का समर्थन भी करता है। इसका मकसद वंचित बुजुर्गों की सेवा करना है। इसका मकसद क्या है? वंचित बुजुर्गों की सेवा करना है। उसके बाद उसी में आगे देखते हैं इस संगठन का मानना है कि बुजुर्गों को सक्रिय, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उनको क्या क्या अधिकार है? कि सक्रिय, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जी सकें। आगे देखते हैं हेल्प एज इन इंडिया सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। यह संगठन वंचित बुजुर्गों के हितों और देखभाल के लिए काम करता है तथा इसका मकसद है कि वंचित बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। हेल्प एज इन इंडिया ये जो प्रोग्राम होता है मुख्य रूप से बुजुर्गों के लिए होता है तथा बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए होता है तथा वंचित बुजुर्गों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार हो सके तथा वह अपना बुढ़ापा जो है अच्छे से बिता सके। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं यूनिसेफ। यह संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि यूनिसेफ के बारे में देखते हैं। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। पहले यह यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहलाता था। द्वितीय महायुद्ध के बाद असंख्य बेघर भूखे कुपोषित बच्चों के कल्याण के लिए आपातकाल में यह संगठन बना। यह संगठन किस उद्देश्य से बना था? जो महायुद्ध के बाद जो असंख्य बेघर भूखे कुपोषित बच्चे थे उनके कल्याण के लिए बनाया गया था। अब इसके पूरे नाम में इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द हटा दिए गए हैं। इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सन 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। प्रथम 4 वर्षों तक इस संगठन ने द्वितीय महायुद्ध की चपेट में आ गए बच्चों के लिए कार्य किए तथा इसके बाद यह अन्य विकासशील देशों के बच्चों के लिए सहायता दे रहा है। अब थोड़ा सा इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यूनिसेफ जैसा संगठन बच्चों के विकास के लक्ष्य को लेकर के चलता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ मानव कल्याण और उत्थान के लिए भी कार्य करता है। किसी भी देश का भविष्य उनके बच्चों पर निर्भर करता है। यह बात तो बिल्कुल सही है कि किसी भी देश का जो भविष्य है वो बच्चों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आने वाले जीवन में एक नागरिक होते हैं। उनके बच्चों के स्वास्थ्य, गुणों, कलाओं, योग्यताओं के आधार पर ही देश के अगले 20 वर्षों के बाद भविष्य की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए यूनिसेफ के सारे कार्य एवं सहायता प्राथमिक शिशु के स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित है। आगे देखते हैं अज्ञानता का कारण गरीबी है तथा कुपोषण अज्ञानता के कारण ही होता है। धन की कमी के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं तथा कुपोषण के कारण बच्चे अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। वहीं इन्हीं बीमारियों के कारण गरीबी आती है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इतनी सारी समस्याएं आती हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए
सरकार के द्वारा इन योजनाओं को चलाया गया है ताकि बच्चों के भविष्य में सुधार किया जा सके, ताकि वो आने वाले भविष्य में एक अच्छा और स्वस्थ नागरिक बन सके। उसके बाद कार्यक्रम के बारे में देखते हैं, इसके कौन कौन से कार्यक्रम हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा इससे संबंध में प्रशिक्षण देना। अगला है ऐसे रोगों पर नियंत्रण जिससे प्रतिवर्ष अनेक बच्चे प्रभावित होते हैं, जैसे मलेरिया, क्षय रोग तथा कोढ़ आदि। दुग्ध चूर्ण के वितरण के अलावा पोषण के क्षेत्र में अन्य कार्य भी करना तथा बच्चों के लिए सेवा योजनाएं। उसके बाद भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों के समय माताओं एवं बच्चों को आपातकालीन सहायता प्रदान करना। तथा आगे देखते हैं भारत में यूनिसेफ के कार्य। अब हम देखते हैं कि भारत में जो यूनिसेफ नामक संस्था है, इन्होंने क्या क्या कार्य किया है तथा किन किन क्षेत्रों में अपना कार्य किया है। सबसे पहले जो इनका कार्य किया गया वह प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसके बाद मातृ एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मलेरिया उन्मूलन, क्षय रोग नियंत्रण, कोढ़, उसके बाद देखते हैं ट्रेकोमा, उसके बाद घेंघा, उसके बाद पेनिसिलिन का उत्पादन, उसके बाद चेचक उन्मूलन। इस तरीके से इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में इतने सारे चीज़ों पर ध्यान दिया। उसके बाद अगला हम देखते हैं प्रीवोकेशनल ट्रेनिंग या सेवा पूर्व प्रशिक्षण। प्रीवोकेशनल जो प्रशिक्षण होता है वो युवा वर्ग के लोगों को दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं अपंग बच्चों की सहायता करना। पोषण संबंधी कार्यक्रम, पोषण संबंधी जो कार्यक्रम होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथा सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, क्योंकि जब बच्चे में सही पोषण होता है तभी उसका सही विकास हो पाता है। उसके बाद देखते हैं परिवार कल्याण तथा स्वच्छ पेयजल। इस तरीके से आपने देखा जो यूनिसेफ होता है उसकी स्थापना कब हुई थी तथा किस उद्देश्य से स्थापना की गई थी, इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे तथा कौन कौन से कार्य किए गए थे। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम देखते हैं WHO तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस संगठन का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तथा अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम क्या है, WHO। यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष संगठन है। इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड स्थित जिनेवा में है। इस संगठन का संविधान 1946 में टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी ने श्री रेनसेंड की अध्यक्षता में बनाया गया था और बाद में प्रतिवर्ष हम 7 अप्रैल 1948 में न्यूयॉर्क में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में इस संगठन को स्वीकृति प्रदान की। इसीलिए अब प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। विश्व के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन बना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, या इस शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह जो होता है अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं होती हैं, इसलिए आप इसमें देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन लिखा है। विश्व का मतलब हो गया पूरे विश्व में, स्वास्थ्य का मतलब भी समझ में आ रहा है कि यह स्वास्थ्य से संबंधित होता है। इस संगठन का लक्ष्य समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना है। एक बार इसके कार्यक्षेत्र के बारे में देखते हैं। विश्व के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों में कार्य करता है। इसके जो कार्यक्षेत्र हैं वो निम्न हैं: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा, नर्सिंग, जन स्वास्थ्य, जन शिक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्य आदि। आगे हम देखते हैं पोषण संबंधी कार्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ तथा FAO के साथ मिलकर कार्य करता है तथा पोषण के कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैं। इतने देखते हैं: पोषण स्तर तथा संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करना, पोषण विज्ञान की शिक्षा देना तथा पोषण व आहार संबंधी सर्वेक्षण करना, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम, विश्व आहार कार्यक्रम 1963 द्वारा सहयोग देना। उसके बाद पोषण के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रोटीन कुपोषण दूर करने के सराहनीय प्रयास किए हैं
तो इस तरीके से आपने देखा WHO के बारे में। जो WHO होता है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका पूरा नाम है, तथा ये भी पूरे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कार्य करता है। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं। उसके बाद हम केयर के बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक है केयर। केयर का पूरा नाम अंग्रेजी में कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? केयर एक गैर सरकारी गैर सांप्रदायिक संस्था है। युद्ध की विभीषिका से त्रस्त यूरोपीय लोगों ने सहायतार्थ अमेरिकी दाताओं द्वारा खाद्य सामग्री भेजने के लिए सन 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। युद्धोपरांत आपातकाल की स्थिति समाप्त हो गई थी। इसके बाद भी यह संस्था जो है अन्य लोगों तक खाने की सामग्री पहुंचाती रही तथा चिकित्सीय उपकरण भी, एक्सरे मशीन, दवाएं, विटामिन तथा मिनरल्स की गोलियां भी, कृषि कार्य का सामान, बीज, पानी, पंप आदि जरूरतमंद देशों को उपलब्ध कराया जाता था। उसके बाद आगे देखते हैं पोषण के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय अभिकरण। इसमें देखते हैं भारत में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर विभिन्न अभिकरण पोषण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कुछ उल्लेखनीय नामों की सूची इस प्रकार है। पहला है कृषि एवं खाद्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग। अगला है सामुदायिक विकास विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद राष्ट्रीय पोषण संस्थान, भारतीय खाद्य निगम, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके बाद अगला है चिकित्सा महाविद्यालय एवं गृह विज्ञान महाविद्यालय। उसके बाद आगे देखते हैं उपयुक्त विभिन्न अभिकरण देशी एवं विदेशी सहायता से राज्य सरकारों की मदद से कई प्रकार के पोषाहार कार्यक्रम चला रहे हैं, जैसे विशेष पोषाहार कार्यक्रम, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा। समेकित बाल विकास सेवा वही होता है जो ग्रामीणों में चलाया जा रहा है तथा जो आशा बहुएं होती हैं तथा आंगनबाड़ी होती हैं उनके द्वारा ये समेकित बाल विकास सेवा चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय एनीमिया प्रोग्राम, गाइटर जो घेंघा रोग होता है कंट्रोल प्रोग्राम। अगला है विटामिन ए डिफिशियंसी प्रोग्राम तथा ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। इस तरीके से आपने देखा एनजीओ के जो कार्यक्रम थे, इस कार्यक्रम में कितने जो प्रोग्राम होते हैं वो भाग लेते हैं, सभी के बारे में हमने टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आप सभी टॉपिक को कवर किया है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।